Good morning, my dear students and friends. I hope all of you are fine. आज का ये वीडियो लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड-19 पेशेंट और वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा फेरेसिस. आज के इस लेक्चर में आइए हम सीखते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, प्लाज्मा फेरेसिस क्या होता है और इस तरह से कलेक्ट किए हुए प्लाज्मा फेरेसिस के द्वारा कलेक्ट किए हुए प्लाज्मा को किन पेशेंट्स में दिया जाना चाहिए और ये किस तरह से लाइफ सेविंग है कोविड-19 पेशेंट के लिए और किस तरह से कारगर है. तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, हम काफ़ी लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, जिसे कि कोविड-19 के सीरियसली इल पेशेंट्स को दिया जा रहा है और जो कि लाइफ सेविंग है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन होता है इसमें कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं. जब भी किसी व्यक्ति को मॉडरेट टू सीरियस इन्फेक्शन होता है और माइल्ड इन्फेक्शन भी होता है, तो उसमें माइल्ड इन्फेक्शन में फीवर होता है, कफ होता है, थकान होती है, सोर थ्रोट होता है, तो ये सब साइन सिम्टम आते हैं. लेकिन जब भी ये इन्फेक्शन बढ़ता है, मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन होता है, इनमें फीवर, कफ, थकान, सोर थ्रोट के अलावा पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेंट आने लगती है, मतलब उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है. इसके अलावा पेशेंट्स को कुछ और साइन सिम्टम देखे गए हैं, जैसे कि हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया. तो बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के. जब ये कोविड-19 का सीवियर इन्फेक्शन होता है तो सांस लेने में तकलीफ और बढ़ती जाती है, फीवर रहता है, गले में खराश बढ़ती जाती है और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है और इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी रेट बढ़ती जाती है और सांस लेने में तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है. तो ये सब था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स. अब इन कोविड-19 के पेशेंट्स की जब एक्सरे लिए जाते हैं तो उसमें कुछ मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स होती हैं, जैसे कि बाइलेटरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज एंड कंसोलिडेशन. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग है कोविड-19 पेशेंट के एक्सरेज में. अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जिनमें कोविड-19 का सीरियस इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है. जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट मीन्स जिनकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा होती है. इन लोगों में कोविड-19 का सीरियस इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है. तो ओल्ड एज पेशेंट, डी डाइमर लेवल हायर सोफा स्कोर, elevated interleukin 6, elevated lactate dehydrogenase, hyperfractinemia, लिम्फोपीनिया जिन लोगों में होता है, ऐसे लोगों को कोविड-19 का सीरियस इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है. जब कभी भी सीरियस इन्फेक्शन होता है तो कॉम्प्लिकेशन भी सीरियस होते हैं. तो मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है सेप्सिस, रेस्पिरेटरी फेल्योर, कार्डियक इंजुरी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और बहुत ज़्यादा सीरियस केस में किडनी इंजुरी हो जाती है. मीन्स इसका इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सीरियस इन्फेक्शन होता है, वैसे वैसे सांस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा होने लगती है, कार्डियक फेल्योर होने लगता है और किडनी फेल्योर होने लगता है. और लॉन्ग स्टैंडिंग कार्डियक इंजुरी और किडनी इंजुरी के कारण कार्डियक फेल्योर एंड रीनल फेल्योर होने लगता है और क्रमिक तौर पर सांस लेने में भी तकलीफ बढ़ती जाती है. आइए अब हम सीखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिससे कि कोविड-19 के पेशेंट में डेथ होती है. तो इसके पीछे जो बेसिक मैकेनिज्म है वो रेस्पिरेटरी फेल्योर है. बहुत सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के कारण रेस्पिरेटरी फेल्योर होने लगता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी फेल्योर होने लगता है. इसके कारण
पेशेंट की डेथ हो जाती है। और इसके पीछे दो थ्योरी हैं। पहली थ्योरी है हाइपर इन्फ्लेमेशन ड्यू टू साइटोकाइन स्टॉर्म, जो कि ARDS कर देता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर देता है, और इस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कारण रेस्पिरेटरी फेल्योर होने लगता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। दूसरी थ्योरी है ऑक्लूजन एंड माइक्रोथ्रोम्बोसिस इन स्मॉल पल्मोनरी वेसल्स। जो लंग होता है उसमें बहुत सारी वेसल्स होती हैं, उनमें ब्लॉकेज होने लगता है माइक्रोथ्रोम्बाई के कारण, जिससे कि रेस्पिरेटरी फेल्योर हो जाता है और इससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कोगुलेशन एब्नॉर्मलिटी होती है जिनके कारण सीरियस इन्फेक्शन होने लगता है और डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि डी डाइमर, हायर लेवल ऑफ डी डाइमर एंड फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। जब भी बॉडी में कोविड-19 के पेशेंट में डी डाइमर का लेवल बढ़ने लगता है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट का लेवल बढ़ने लगता है और फाइब्रिनोजन का लेवल घटने लगता है, तो सीरियस इन्फेक्शन होने की संभावना और बढ़ती जाती है। और इन सब के कारण माइक्रोथ्रोम्बाई डेवलप होने लगते हैं, जो कि पल्मोनरी और लंग वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, और इन ब्लॉकेज के कारण रेस्पिरेटरी फेल्योर होने लगता है। सांस लेने में तकलीफ बढ़ती जाती है। जितना ब्लॉकेज होगा, जितना पल्मोनरी ब्लॉकेज होगा, उतना सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ बढ़ेगी और उतना ही उतना ही रेस्पिरेटरी फेल्योर होने लगेगा और डेथ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं कोविड-19 के लिए। तो बहुत सारी ट्रीटमेंट रेजिम्स हैं जिन्हें कोविड-19 के लिए फॉलो किया जा रहा है, कोविड-19 इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए फॉलो किया जाता है। आजकल हम काफ़ी सुन रहे हैं, काफ़ी ड्रग हैं जैसे रेमडेसिविर, लोपेनेविर, रिटोनाविर, बीटा इंटरफेरॉन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो बहुत सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, बहुत सारी रेजिम्स हैं, इन्हें हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट रेजिम है रेमडेसिविर। तो एक ऐसी ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग है, जिसे कोविड-19 के पेशेंट में दिया जा रहा है। यूएस से अप्रूव्ड है, यूएस में इसके काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं ऑलरेडी, और ये ड्रग काफ़ी इफ़ेक्टिव है कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो रेमडेसिविर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रग टू ट्रीट द कोविड-19 पेशेंट, एंड इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। यूएस में काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। दूसरी रेजिम है लोपेनाविर एंड रिटोनाविर। इन ड्रग्स में से भी कोई भी दी जा सकती है या कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है, लेकिन रेमडेसिविर के जो क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट हैं वो इस कॉम्बिनेशन से बेटर है। एक तीसरी रेजिम है लोपेनाविर रिटोनाविर विद इंटरफेरॉन बीटा। एक चौथी ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि ओल्ड एज पेशेंट में या काफ़ी पेशेंट में पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोकती है, जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको होने से रोकती है। तो इसके भी कुछ ठीक रिजल्ट हैं। और एक सबसे रीसेंट एक थेरेपी है जो हम सब सुन रहे हैं, दैट इज़ प्लाज्मा थेरेपी, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इस कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के सीरियस पेशेंट को दिया जाता है, जो कि इसमें काफ़ी कारगर साबित हुई है और ICMR अप्रूव्ड भी हो चुकी है। अभी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से सीरियसली इल कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको बचाया जा रहा है और ये काफ़ी कारगर साबित हुई है। तो ये सब वेरियस ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज थी, डिफरेंट रेजिम्स थी जो अभी हमने सीखी। Now friends, we will discuss about plasma therapy in detail. अभी हम जो convalescent plasma therapy इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये बेसिकली क्या है और कहाँ से अप्रूव है। तो जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है ऑलरेडी US FDA अप्रूव कर चुका है। इंडिया में ICMR ने भी ग्रीन सिग्नल्स दे दिए हैं, इसके काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं और काफ़ी हेल्पफुल है। कोविड-19 के सीरियस जो पेशेंट होते हैं उनको बचाने में काफ़ी कारगर है और लाइफ सेविंग है। अब हम देखते हैं कि ये जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है कोविड-19 में, ये बेसिकली होती क्या है। हम सब सुन रहे हैं कोविड-19 में प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, बट वाई प्लाज्मा थेरेपी? आखिर प्लाज्मा में ऐसा क्या होता है जो कि लाइफ सेविंग बन चुका है कोविड-19 के सीरियस पेशेंट में? तो अब हम इसे जानेंगे। तो पहले तो ये जानेंगे कि जो CPT है, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है, इफेक्टिव है भी या नहीं।
तो इसके काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल रन कर चुका है, यूएस एफडीए अप्रूव हो चुका है, इंडिया में भी काफ़ी इसके क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं, आईसीएमआर अप्रूव्ड हो चुका है। तो जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है कोविड-19 के जो सीरियस पेशेंट हैं उनमें लाइफ सेविंग है, ये प्रूव हो चुका है। अब ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और प्लाज्मा थेरेपी ही क्यों दी जा रही है, इसे हम समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, प्लाज्मा थेरेपी, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लाज्मा कहाँ होता है, ब्लड में होता है। तो ब्लड का 55% पार्ट प्लाज्मा होता है और 45% पार्ट होता है रेड ब्लड सेल। अब प्लाज्मा थेरेपी क्यों दी जा रही है, प्लाज्मा क्यों दिया जा रहा है, आखिर प्लाज्मा में ऐसा क्या होता है। प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडीज, है ना। तो एंटीबॉडीज होती हैं। अब ये एंटीबॉडी क्यों दी जा रही है, हाउ दीज एंटीबॉडीज आर हेल्पफुल फॉर कोविड-19 पेशेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं, किसी भी रोग से लड़ने की शक्ति देती हैं। अब ये एंटीबॉडीज आती कहाँ से हैं, जब भी किसी भी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप होती है। और जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं और ये एंटीबॉडी जो एंटीजन हमारे शरीर में घुस रहा है उससे लड़ती हैं और उसे मार देती हैं और इस तरह से उस रोग से व्यक्ति को फ्री कर देती हैं। इसीलिए इस थेरेपी को दिया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी इसलिए दी जाती है क्योंकि इनमें एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये एंटीबॉडीज़ रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं और हम किसी भी पेशेंट में, किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो एंटीजन घुस रहे हैं उनको मार देती हैं। तो एंटीबॉडीज़ बेसिकली प्रोटीन होते हैं नेचर में और इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब इम्यून सिस्टम कब एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, जब बॉडी पर किसी एंटीजन का अटैक होता है या किसी एंटीजन मीन्स किसी वायरस और बैक्टीरिया का या फंगाई का अटैक होता है। कोई भी फॉरेन एंटीजन जब बॉडी पर अटैक करता है तो शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं और यही एंटीबॉडीज़ हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देती हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ कोविड-19 के पेशेंट में कैसे हेल्पफुल हैं, अब हम ये जानेंगे। आइए हम सब सीखते हैं कि किस तरह से ये एंटीबॉडीज़ हेल्पफुल हैं, किस तरह से प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के पेशेंट में कारगर है। इसे हम इस तरह से समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसे कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, जिसे में कोविड-19 के साइन सिम्टम आ गए हैं, उसका RT-PCR टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, कोविड वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, कोरोना वायरस का। जब वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हुई होंगी। एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में होती हैं, एंटीबॉडीज कहाँ होती है, प्लाज्मा में होती है। अब कुछ समय के बाद वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, प्लाज्मा थेरेपी वो व्यक्ति ठीक हो जाता है और साइन सिम्टम से फ्री हो जाता है। अब हम उसका RT-PCR टेस्ट फिर से करते हैं और RT-PCR टेस्ट करने के बाद हमें पता चल जाता है कि अब वो RT-PCR टेस्ट के लिए नेगेटिव है। तो इस तरह से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कोविड-19 के इन्फेक्शन से उबर चुका है। जब वो व्यक्ति कोविड-19 के इन्फेक्शन से उबर जाता है उसके 28 दिन के बाद हम उस व्यक्ति से प्लाज्मा ले सकते हैं। अब ऐसे ही व्यक्ति का प्लाज्मा इसलिए लिया जाता है क्योंकि उसके शरीर में प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ हैं और ऐसी एंटीबॉडीज़ हैं जो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के कारण डेवलप हुई हैं। इसीलिए ये एंटीबॉडीज़ कोरोना वायरस को मारने में सक्षम होती हैं। इसीलिए इस तरह के ही डोनर से प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है। यही बेसिक कंसेप्ट है प्लाज्मा थेरेपी के पीछे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको प्लाज्मा थेरेपी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अभी क्लियर हुआ होगा इस एग्जांपल से। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस फोटो में एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है जो कि एफेरेसिस मशीन है और इस एफेरेसिस मशीन के द्वारा ही प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है। इस एफेरेसिस मशीन से प्लाज्मा फेरेसिस नाम की मेथड से प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है। अब इस प्लाज्मा थेरेपी में किस किस तरह के पेशेंट को इंक्लूड किया जा सकता है, अब हम ये जानेंगे।
हम इस प्लाज्मा थेरेपी में ऐसे कोविड-19 के पेशेंट को इंक्लूड करते हैं जो RT-PCR टेस्ट से पॉजिटिव होते हैं, कोविड-19 के इन्फेक्शन के साइन सिम्टम होते हैं, इनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, इनकी रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए, इनका रेस्पिरेटरी रेट 24 पर मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए और PaO2 लेस देन 300 होना चाहिए। तो इस तरह के पेशेंट को ही हम प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं और इस तरह के पेशेंट में दी गई प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी कारगर साबित होती है कोविड-19 पेशेंट के लिए और लाइफ सेविंग होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो प्लाज्मा थेरेपी है किन पेशेंट को नहीं दी जानी चाहिए। तो ये प्लाज्मा थेरेपी ऐसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए जो कि प्रेग्नेंट हैं या किन्हीं बच्चों को दूध पिला रहे हैं, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन को नहीं देना चाहिए, जिन्हें ब्लड प्रोडक्ट से हाइपर सेंसिटिविटी है, ऐसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए, और ऐसे पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए जिन्होंने लास्ट 30 डेज में इम्यूनोग्लोबिन लिए हुए हों। ऐसे पेशेंट को भी नहीं देना चाहिए जो ऑलरेडी शॉक में हो या क्रिटिकली इल हो। तो ऐसे पेशेंट को ये थेरेपी नहीं दी जानी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम सीखते हैं कि ऐसे कौन लोग हो सकते हैं जिनसे हम ये प्लाज्मा ले सकते हैं, मतलब कौन व्यक्ति प्लाज्मा डोनर बन सकता है, या हम इसे इस तरह से सीखेंगे कि हम किन लोगों से प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति प्लाज्मा डोनर हो सकते हैं और उनके लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल की जानी चाहिए। पहली कंडीशन, उसे कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ होना चाहिए जो कि RT-PCR पॉजिटिव हुआ हो और साइन सिम्टम भी हो। दूसरी कंडीशन ऐसी ये होती है कि वो व्यक्ति कोविड-19 के इन्फेक्शन से ठीक हो जाना चाहिए और RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए। जब RT-PCR टेस्ट उसका नेगेटिव आ जाए, साइन सिम्टम फ्री हो जाए और उसके 28 डेज़ के बाद ही हम उस व्यक्ति से, जिसे कि पूर्व में कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, से प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं। जब उसका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आए तो 2 बार RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए। उसके नेगेटिव होने के 28 दिन के बाद हम ऐसे व्यक्ति से प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेबली मेल डोनर से ही प्लाज्मा लेना चाहिए। अगर फीमेल डोनर है तो नल्लीपेरस फीमेल से ही लेना चाहिए। डोनर का वेट 55 kg से ज़्यादा होना चाहिए और ऐसा डोनर बहुत सारी ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए नेगेटिव होना चाहिए। उसका ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, प्लेटलेट का काउंट 1.5 लाख पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा होना चाहिए और ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए नेगेटिव होना चाहिए। मीन्स HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस और मलेरिया जैसे ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए नेगेटिव होना चाहिए। प्लाज्मा डोनर का टोटल सीरम प्रोटीन 6 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लाज्मा डोनर के बारे में, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। जो व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट कर रहा है उसका एंटीबॉडी लेवल, IgG और IgM एंटीबॉडी लेवल के, एक तो उसको IgG और IgM एंटीबॉडी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसी IgG और IgM एंटीबॉडी जो कि कोविड-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट में डेवलप हुई हैं। मतलब प्लाज्मा डोनर है उसमें जो IgG IgM एंटीबॉडी है जो कि कोविड-19
इन्फेक्शन के अगेंस्ट में डेवलप हुई हैं, उसके लिए टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए और इन आईजीजी और आईजीएम कोविड-19 एंटीबॉडीज़ का लेवल 1024 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर इस प्लाज्मा डोनर में आईजीजी आईजीएम कोविड-19 एंटीबॉडीज़ नहीं है तो ऐसे डोनर से प्लाज्मा नहीं लेना चाहिए। अगर आईजीजी आईजीएम कोविड-19 एंटीबॉडीज़ हैं और उनका लेवल 1024 से कम है, ऐसे भी डोनर से प्लाज्मा नहीं लेना चाहिए। और अगर इन आईजीजी आईजीएम कोविड-19 एंटीबॉडीज़ का लेवल 1024 से ज़्यादा है, ऐसे ही प्लाज्मा डोनर से प्लाज्मा कलेक्ट करना चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि चलिए डोनर सेलेक्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति जिसे पूर्व में कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, साइन सिम्टम थे, आरटी-पीसीआर पॉजिटिव था, फिर उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गया, आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ गया पहली बार। दूसरी बार आरटी-पीसीआर टेस्ट किया, वो नेगेटिव आ गया और उसके 28 दिन के बाद उससे प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं। उसके वो सारे पैरामीटर्स को फुलफ़िल करता है और वो एक आइडियल डोनर है प्लाज्मा थेरेपी के लिए, तो हम उससे प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि उससे प्लाज्मा किस तरह से कलेक्ट करते हैं। ऐसे व्यक्ति से सारे प्रोटोकॉल पूरे करते हुए, सारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पूरा करते हुए ऐसे व्यक्ति से प्लाज्मा कलेक्ट करना चाहिए। कौन सी मशीन से करना चाहिए? एफेरेसिस मशीन से करना चाहिए। प्रोसीजर का नाम क्या है? प्लाज्मा फेरेसिस, जो कि इस पिक्चर में दिखाई गई है। ये प्लाज्मा फेरेसिस के लिए एक मशीन है, इस मशीन को एफेरेसिस मशीन बोलते हैं। इस एफेरेसिस मशीन से प्लाज्मा फेरेसिस टेक्निक के द्वारा प्लाज्मा कलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि कोविड-19 पेशेंट को दिया जाना है। तो अभी मैंने बताया कि इस तरह के क्वालिफाइड ब्लड डोनर से प्लाज्मा फेरेसिस मेथड के द्वारा प्लाज्मा कलेक्ट कर सकते हैं। कितना वॉल्यूम कलेक्ट करना चाहिए? लगभग 500 ml पर सिटिंग, और मंथ में 2 बार से ज़्यादा उनसे प्लाज्मा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप एक महीने में 2 बार प्रोसीजर कर सकते हैं प्लाज्मा फेरेसिस की, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज प्लाज्मा डोनर को हार्म होगा। इस तरह से कलेक्टेड यूनिट को स्मॉल यूनिट में डिवाइड करके उनको एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि कभी भी इस प्लाज्मा की पूलिंग नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपको रिपीटेड प्लाज्मा फेरेसिस करना है, देन यू कैनॉट परफॉर्म मोर देन 2 प्रोसीजर विद इन ए मंथ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आउटकम। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सीखते हैं इसके आउटकम के बारे में। कि हमने जान लिया कोरोना इन्फेक्शन क्या होता है, कौन कौन से साइन सिम्टम आते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग क्या होती हैं, डिफरेंट थेरेपी के बारे में जान लिया, प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, प्लाज्मा थेरेपी के लिए डोनर कौन हो सकता है, किन पेशेंट को दिया जाना चाहिए, ये सब हमने जान लिया है। और किस तरह से कलेक्ट किया जाता है ये भी जान लिया है। अब हम ये जानेंगे कि हम किसी पेशेंट को अगर प्लाज्मा थेरेपी देते हैं तो वो उसको बेनिफिट कर रही है नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ फाइंडिंग्स हैं, इससे इस प्लाज्मा थेरेपी के आउटकम हमें पता चलते हैं। जैसे कि जो कोविड-19 का पेशेंट है वो साइन सिम्टम फ्री होने लगेगा, फीवर चला जाएगा, सांस लेने में तकलीफ़ क्रम से कम होती जाएगी, थकान कम होगी, जो उसका हॉस्पिटल स्टे लंबा था वो बहुत छोटा हो जाएगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ़ कम हो जाएंगी, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग इम्प्रूव होने लगेगी, अदर प्रॉब्लम्स थी एसोसिएटेड साइन सिम्टम वो कम होने लगेंगे। इस तरह से ये असेस किया जा सकता है कि
दी गई प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी कारगर साबित हो रही है और कोविड-19 इन्फेक्शन में लाइफ सेविंग है। तो इस तरह से प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कोविड-19 के पेशेंट को बचाने में और इस तरह से काफ़ी कारगर साबित हो रही है और लाइफ सेविंग है। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप सब लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर रूपम लेक्चर। प्लीज़ गो थ्रू इट, enjoy it and have a great time and great day. Thank you so much.